नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखिए, टेनिस लेजेंड बोरिस बकर के नाम आपने सुना होगा। अपने करियर के टाइम पर काफ़ी सारे टाइटल्स इन्होंने जीते थे और खूब पैसे भी कमाए थे रेपुटेशन के साथ। पर आज इनको जेल जाना पड़ रहा है। तो इन्होंने क्या क्या कांड किए ये हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में इन्होंने 1961 वियना कन्वेंशन का डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का गलत इस्तेमाल किया और फंस भी गया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बोरिस बकर वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन टेनिस है। इनके प्लेइंग स्टाइल के लिए फेमस था और इनके हाई फ्लाइंग लाइफ के लिए ये काफी एक्स्ट्रा वैगन लाइफ जीते थे। इनको टोटल 6 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स मिला है, 3 विंबलडन, 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड 1 यूएस ओपन। वैसे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स मतलब कौन कौन सा दोस्तों? साल में 4 टूर्नामेंट्स को ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स बोलते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। अब इसमें से क्ले कोर्ट में कौन सा टूर्नामेंट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बोरिस बकर जी को टोटल 6 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल भी मिला है। पर अब बकर जी की हालत काफी बुरा है दोस्तों। इनका रेपुटेशन डाउन हो गया क्योंकि इन्हें 2.5 ईयर्स का जेल टाइम अवार्ड हुआ है, क्योंकि इन्होंने बैंक्रप्सी का कुछ टर्म्स को वायलेट किया। बेसिकली इन्होंने अपने एसेट्स को हाइड किया, कुछ लोन्स इन्होंने लिए थे उसको भी हाइड किया टू अवॉइड रीपेइंग डेट्स। हुआ यह था दोस्तों, बोरिस बकर जी ने 2017 में अपने आप को बैंक्रप्ट डिक्लेयर किया था। पर बैंक्रप्ट डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है? आपके पास कुछ पैसे नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। जितने लोन आपने बैंक से लिया है वो आप वापस भर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। पर लंदन का कोर्ट ने यह पता कर लिया कि बोरिस बकर के पास पैसे बहुत है। इन्होंने बैंक्रप्ट डिक्लेयर करने से पहले पूरे पैसे को ट्रांसफर किया गया दूसरे अकाउंट्स में और अपने जितने प्रॉपर्टीज अलग अलग देशों में उसको भी छुपा दिया। वैसे बोरिस बकर ने क्या किया, 2017 में बैंक्रप्ट होने के बाद भी अपना लाइफस्टाइल को बदला नहीं। अब देखिए, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया और वो फ्लॉप हो गया और जितने भी बिग अमाउंट का लोन आपने ले रखा होगा बैंक से वो आप वापस भर नहीं पा रहे हैं और आप बैंक को बोल रहे हो मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, कुछ एसेट्स नहीं है, मेरे रिश्तेदार के पास भी पैसे नहीं है, मैं अब लोन वापस चुका नहीं पाऊंगा। तो इस कंडीशन में आप अपने आप को बैंक्रप्ट डिक्लेयर करके बच सकते हो। पर इसके बाद भी अगर आप अगले दिन रोल्स रॉयस में घूमोगे, मर्सिडीज में घूमोगे तो कोर्ट को पता चलेगा ना कि कुछ तो गड़बड़ है। तो यही हुआ बोरिस बकर के साथ भी। कोर्ट को यह पता चल गया कि इन्होंने कई सारे एसेट्स को छुपाया है करके, तो इसके लिए इनको 2.5 ईयर्स का जेल की सजा दिया है। वैसे लंदन कोर्ट को यह पता चल गया बोरिस बकर बैंक्रप्सी के बाद भी अपने बिजनेस अकाउंट से मिलियंस ऑफ अमाउंट्स ट्रांसफर किया अपनी एक्स वाइफ बारबरा एंड शार्लेली बकर के अकाउंट में। और इनका कई सारे प्रॉपर्टीज थे जर्मनी में, वो भी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। और एक बैंक लोन ले रखा था 8,25,000 यूरोस का। फिर एक टेक फे में कई सारे शेयर्स भी खरीद रखे थे। इन सारे के बारे में इन्होंने कोर्ट को नहीं बताया। अब दोस्तों बोरिस बकर का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। बेकर बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था लंदन कोर्ट में जून 2017 में। उस टाइम पर इन्होंने एक प्राइवेट बैंकिंग फर्म आर्बत नॉट लाथम एंड को से 3.3 मिलियन यूरोस का लोन ले रखा था। इन्होंने 2 साल तक कोई रीपेमेंट नहीं किया। बैंक तो एक्शन लेगा ही, तो बैंक एक लॉ सूट फाइल करने वाला था। तब बोरिस बकर ने बैंक से 28 डेज का 28 दिन का समय पूछा। इसी टाइम पर इन्होंने क्या किया, मलोरका में इनकी प्रॉपर्टी थी उसे बेचा और बैंक को रीपे किया, मतलब आधा रीपेमेंट हो गया। पर बैंक का जो रजिस्ट्रार है वो माना नहीं। बैंक का इंप्रेशन ये था, ही इज ए मैन विथ हिज हेड इन द सैंड। अब इसका मतलब क्या होता है? दिस इज ए फ्रेज, मैन विथ हिज हेड इन द सैंड मतलब होता है दोस्तों एक पर्टिकुलर सिचुएशन को रिकॉग्नाइज नहीं करने वाला आदमी। और ये बोलकर बैंक ने बोला हम लॉसूट आपके ऊपर फाइल करेंगे। इसके बाद बोरिस बकर ने काफी कोशिश किया फंड्स गैदर करने का। इन्होंने जून 2018 में एक ऑक्शन कंडक्ट किया, मतलब इन्होंने जितने प्राइस वगैरह जीते थे ना उसका ऑक्शन किया, लाइक ट्रॉफीज, किट्स एक्सेट्रा। इनके पास 82 आइटम्स थे सेल के लिए। तो मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज वाज इस यूएस ओपन ट्रॉफी। इन्होंने अपना यूएस ओपन ट्रॉफी ऑक्शन में रखा और इनको उसके लिए 1,50,250 पाउंड्स मिला। फिर डेविस कप ट्रॉफी भी इन्होंने बेचा जिसके लिए 52,100 यूरोस मिला। टोटल ऑक्शन से इन्होंने 6,80,000 यूरोस रेज किया। पर इससे भी कुछ काम नहीं बना क्योंकि उनका टोटल लोन था 3.3 मिलियन, मतलब करीब 30 लाख से ज्यादा।
इसके बाद बोरिस बकर ने क्या किया, लीगल सेंटेंस अवॉइड करने के लिए डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्लेम किया। अब ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप कोई इंटरनेशनल मिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें एक से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व है, या कोई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का हाई पोस्ट में अपॉइंटेड है, तो आपके लिए डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है अकॉर्डिंग टू द 1961 वियना कन्वेंशन। मतलब इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स आर इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन ए होस्ट कंट्री। प्रोसिक्यूशन से आपको इम्यूनिटी मिल जाएगा, जिसमें क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स भी इंक्लूडेड है। तो अब आप पूछोगे बोरिस बकर के पास ऐसा कौन सा इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट था? देखिए, अप्रैल 2018 में बकर को स्पोर्ट एंड कल्चर अटैचे टू द यूरोपियन यूनियन बाय द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक अपॉइंट किया था। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बारे में आपको पता ही होगा, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है सेंट्रल अफ्रीका में। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक अपना स्पोर्ट एंड कल्चर अटैचे टू द यूरोपियन यूनियन करके इन्हें अपॉइंट किए थे। तो हो गया ना इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। अब देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स के लिए हर एक कंट्री का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी इश्यू करता है। अब बोरिस बकर ने क्या किया, लंदन कोर्ट के सामने ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट प्रेजेंट किया, ये बोल के मैं स्पोर्ट एंड कल्चर अटैचे टू द यूरोपियन यूनियन हूं बाय द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अब कहानी में ट्विस्ट है दोस्तों। बाद में यह पता चलता है बोरिस बकर जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट प्रेजेंट किया ना, वो फेक है करके। और जब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को पूछा गया क्या आपने बोरिस बकर को ऐसे अपॉइंट किया था, तो उन्होंने मना किया, ऐसा कोई पोजीशन नहीं है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का, ऐसा बोल दिया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने। अब बात यह है दोस्तों, इस तरह डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बोल के प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए कई सारे लोगों ने कोशिश किया है। उसका एक एग्जाम्पल है फॉर्मर एडवाइजर टू मोअम्मर गद्दाफी। अब गद्दाफी के बारे में आपने सुना ही होगा, एक लिबियन रेवोल्यूशनरी पॉलिटिशियन थे जो काफी फेमस थे। तो इस केस में बोरिस बकर बुरी तरह फंस गए। अब दोस्तों, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में भी बता देता हूं। यह कन्वेंशन ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना में साइन हुआ था 1961 में। It is an international treaty that defines a framework for diplomatic relations between independent countries. तो इंडिपेंडेंट कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डिफाइन करने वाला एक फ्रेमवर्क है वियना कन्वेंशन। इसमें काफी सारे प्रोविजंस लिखा हुआ है किस तरह कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करना है। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। देखिए, diplomatic missions are granted privileges that enable diplomats to perform their functions without fear or coercion or harassment by the host country। तो वियना कन्वेंशन के हिसाब से डिप्लोमेटिक मिशंस में जितने लोग इन्वॉल्व है उनके लिए डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होगा, ताकि होस्ट कंट्री में इनकी तरफ कोई हरासमेंट ना हो। वैसे वियना कन्वेंशन को ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ने रेटिफाई किया है और अब तक ऑब्जर्व भी किया है, एंड इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लीगल इंस्ट्रूमेंट्स ड्राफ्टेड अंडर द यूनाइटेड नेशंस। देखिए, वियना कन्वेंशन अब तक मोस्ट सक्सेसफुल लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर ड्राफ्ट किया है। अब दोस्तों, फाइनली बोरिस बकर इतना बड़ा एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसा कैसे? वैसे देखा जाएगा तो बोरिस बकर टेनिस से रिटायर किए थे 1999 में। अपने करियर में इन्होंने $25 मिलियन का प्राइज मनी जीते थे और एडवर्टाइजमेंट से इन्होंने करीब $130 मिलियन भी कमाए थे। पर इसके बाद बेसिकली रिटायरमेंट के बाद इन्होंने अलग अलग बिजनेसेस शुरू किए थे जो लगातार फेल होता रहा, जिसकी वजह से उन्हें इतना बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया। वैसे दोस्तों, 2001 में जर्मन गवर्नमेंट ने इन्हें अक्यूज किया था टैक्स एवेशन के लिए। टैक्स एवेशन का मतलब क्या होता है? जब आप टैक्स पे नहीं करते हो ना दोस्तों, या फिर टैक्स पे नहीं करने के लिए आप जितने भी कांड करते हो उसको आप टैक्स एवेशन बोल सकते हो। इन्होंने करीब 3.2 मिलियन यूरो से लेके 10 मिलियन यूरो तक का टैक्स पे नहीं किए थे। इन्होंने क्या किया था? He claimed that he was living at his home in Monaco, एक टैक्स फ्री हेवन। बात यह है दोस्तों, जर्मनी में आपको बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, पर बोरिस बकर ने यह टैक्स पे नहीं किया। उन्होंने जर्मन टैक्स अथॉरिटी को यह बोला कि मैं जर्मनी में नहीं रह रहा हूं, मैं मोनाको में रह रहा हूं, और मोनाको एक टैक्स फ्री हेवन है। इसका मतलब क्या है? देखिए, कुछ कंट्रीज में टैक्सेस जो है बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए आपने सुना होगा बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट कंपनीज है वो अपना जो हेडक्वार्टर्स है वो ऐसे कंट्रीज में जाकर रजिस्टर करते हैं। काफी सारे कंट्रीज के ऊपर इस तरह एलिगेशंस आया है, इसलिए आप G7 कंट्रीज ग्लोबल मिनिमम टैक्स करके एक प्रोविजन लेके आया है। मतलब जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो दुनिया में कहीं भी जाके रजिस्टर करें, उन्हें 15% मिनिमम टैक्स तो पे करना ही होगा।
तो इसी तरह बोरिस बकर ने क्या किया, बोरिस बकर जर्मन टैक्स अथॉरिटीज को बोला मैं जर्मनी में नहीं रह रहा हूं भाई, इसलिए मैं इधर का टैक्स पे नहीं करूंगा। और उन्होंने क्लेम किया मैं मोनाको में रह रहा हूं। अब मोनाको कहां पे है? मोनाको एक और यूरोपियन कंट्री है जहां टैक्स बिल्कुल कम है। पर देखिए दोस्तों, बोरिस बकर लाइमलाइट पर था। काफी बार लीडिंग इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्हें जर्मनी में साइट किया। इनका म्यूनिच में एक अपार्टमेंट है, उधर भी साइट किया। तो यह भी पता चल गया ये जानबूझकर टैक्स नहीं पे कर रहा है, इसलिए टैक्स एवेशन का भी केस इनके ऊपर ठोक दिया था। तो ये था दोस्तों बोरिस बकर की कहानी। एक टाइम पर अपने कैरियर से इतना ज्यादा पैसा कमाने वाला एक आदमी अब जाके जेल जा रहा है। तो ये होता है दोस्तों, अपनी लाइफ को प्रॉपरली प्लान नहीं करने से या फिर ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आप जब कुछ करते हो बिना कोई प्लानिंग का। इसका एक लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने बोरिस बकर का। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।